Hey guys, I'm here with my another video. In this video, I would talk about most asking questions of business law in CA Foundation. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या सबसेक्शन, क्लॉज, केस लॉज नेम याद करना जरूरी है? इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लर्न ऑल सबसेक्शन, क्लॉज एंड केस लॉज नेम, बट अगर आप कर लेते हैं तो पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है. एंड मैं एक बात बता दूँ आपको, ICI इस चीज़ के कोई नंबर डिडक्ट नहीं करता कि जिन बच्चों ने ये चीज़ नहीं लिखी तो उनके नंबर डिडक्ट होंगे. कोई नंबर आपका डिडक्ट नहीं होता. तो फिर जो लोग लिखते हैं उनको क्या फ़ायदा? उनका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है और अगर ICI उनको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा दे भी सकता है. बाकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा हो सकता है, इस वजह से हम लोग मेंशन करते हैं. और एक चीज़ और, अगर आप 100% श्योर हो तभी आप पेपर में ये चीज़ लिखो, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. तो उससे बढ़िया मत ही लिखो. तो 100% श्योर हो तभी लिखना. सेकंड क्वेश्चन, क्या हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं? यस, हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स. हम रोबोट नहीं है कि ICI का ही सब लैंग्वेज लर्न कर ले. हम ICI के बस कीवर्ड्स को अपने माइंड में रख सकते हैं और उसके थ्रू हम सेंटेंस को मेक कर सकते हैं. आपको ना एक चीज़ का ध्यान रखना है एट द एंड, कि जो आप अपनी लैंग्वेज लिख रहे हैं एंड जो ICI की लैंग्वेज है, एट द एंड उन दोनों का कंक्लूज़न जो है वो सेम निकल के आना चाहिए. मतलब आपने जो आंसर मेक करा और जो ICI का आंसर है, उन दोनों का जो मीनिंग है एट द एंड वो सेम होना चाहिए. तभी आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं और उसके अंदर आप सारे ICI के कीवर्ड यूज़ करो. 2-3 वर्ड्स अगर आपको नहीं याद आ रहे तो आप अपने यूज़ कर सकते हैं, बट क्वेश्चंस में जब आप लिखो, जब आंसर लिखो, राइट करो, तो ICI के ही कीवर्ड यूज़ करो. अब कीवर्ड्स क्या होते हैं और कीवर्ड्स हम कैसे यूज़ करें? देखो, कीवर्ड्स वो होते हैं जो कि लॉ की लैंग्वेज है. अब आप लॉ की लैंग्वेज को तो चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए बोलते हैं कि कीवर्ड्स का ध्यान रखते हुए हमें आंसर राइट करना है. तो लॉ की लैंग्वेज है, उसे कीवर्ड्स बोला गया है, जो कि इम्पॉर्टेंट जो उसके अंदर वर्ड्स होते हैं, उन सेंटेंस को फ्रेम करने में जो वर्ड्स यूज़ किए गए होते हैं वो होते हैं कीवर्ड्स. तो उसको अगर आप अपने माइंड में ध्यान रखेंगे तो अच्छे से आंसर मेक कर पाएंगे. क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि आंसर कैसे लिखना है और किस फॉर्मेट में लिखना है. देखो, जो आपका जो आंसर है वो आपको टू द पॉइंट लिखना है अकॉर्डिंग टू मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन. वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा गया है. अगर वो क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछा गया है तो आपको सारे प्रोविजंस उसके अंदर मेंशन करने पड़ेंगे. जो भी उसके अंदर लॉ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग रहे हैं तो आपको सारे मेंशन करने पड़ेंगे. अगर वो क्वेश्चन 2-3 मार्क्स का पूछा गया है तो आप उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करो. तो इतना आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा यार, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इतना पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेंड करना है तो इतना इजी नहीं होता है हर क्वेश्चन को अटेंड करना. तो आपको टू द पॉइंट आंसर करना है, कहीं पे भी ज़्यादा से नहीं लिखना. डोंट यूज़ ग्रामेटिकल वर्ड. अब आपको ग्रामेटिकल वर्ड क्या होते हैं? ग्रामेटिकल वर्ड जैसे कि इज़, एम, आर, हैज़, इन वर्ड्स का यूज़ नहीं करना होता लॉ में. तो कौन से वर्ड्स का यूज़ करें? देखो, अगर आपका जो प्रोविज़न है वो मैंडेटरी है, मतलब अप्लाई हो रहा है, तो शैल का यूज़ करो. अगर वो मैंडेटरी नहीं है तो मे का यूज़ करो. कोड वर्ड इन सब का यूज़ कर सकते हैं. और हम आंसर को जब हम फ्रेम कर रहे हैं तो एक सिंपल लैंग्वेज में लिखना होता है. उसके अंदर बस हमें अपने ICI के कीवर्ड्स डालने होते हैं जो कि आपने लर्न करे होते हैं. और किस फॉर्मेट में लिखना है? तो किस फॉर्मेट में लिखना है? अगर आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है? प्रोविज़न, फैक्ट ऑफ द केस एंड थर्ड कंक्लूजन, इन तीनों का ध्यान रखते हुए लिखना है. प्रोविज़न में कौन कौन सा लॉ उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ हुआ वो. सेकंड, फैक्ट ऑफ द केस, उस क्वेश्चन का फैक्ट क्या था. थर्ड, कंक्लूजन, आंसर एट द एंड उसमें निकलता क्या है वो लिखना है. तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है. फोर्थ क्वेश्चन, क्या राइटिंग प्रैक्टिस करना ज़रूरी है? हाँ यार, बिल्कुल ज़रूरी है. अगर आपके पास टाइम है तो आप राइटिंग प्रैक्टिस ही करो ज़्यादा से ज़्यादा. अगर टाइम नहीं है तो क्या करें? अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? ICI के जो सजेस्टेड आंसर होते हैं, सजेस्टेड आंसर कहाँ से पढ़े? तो ICI के RTP, MTP, PYQ, उन सबके सजेस्टेड आंसर ICI देता है. उसको ज़्यादा से ज़्यादा रीड आउट करके जाओ हर एक चैप्टर के, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि आप कैसे आंसर को लिखना है आपको. ठीक है. और अगर आप हो सके तो 1-2 क्वेश्चंस लिख लेना, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अप हो जाएगा और आपको थोड़ा पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपको लिखना है आंसर. फिफ्थ क्वेश्चन, ICI कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछ सकता है? देखो, ICI मेनली जो पूछता है
वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, अगर हो सके तो डिफरेंस बिटवीन भी आ सकते हैं, और जो हमारे स्टेटमेंट वाले होते हैं जैसे कि जिसमें वैलिड इनवैलिड बताना होता है, या रीजंस लिख के बताना होता है, या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है ये बताना होता है। तो ये मेनली 4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जो कि हर एक चैप्टर में से बनते हैं। तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को देखते हुए प्रिपेयर करके जाइएगा। नंबर 6 कि कौन कौन से चैप्टर कर ले कि हम पास हो जाएं, इससे आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका है सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसकी वेटेज 15 से 20 मार्क्स है, तो इसको तो अच्छे से कर लेना। उसके बाद है कंपनीज एक्ट, इसकी भी वेटेज 15 से 20 मार्क्स है। एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसकी भी वेटेज अप्रॉक्स इतनी है, सेम 15 से 20 मार्क्स। एलएलपी, इसकी है 5 to 6 मार्क्स। नेगोशिएबल एक्ट, इसकी 10 मार्क्स है। एंड इंडियन रेगुलेशन एक्ट, इसकी वेटेज भी 5 to 10 मार्क्स अप्रॉक्स है, देख लेना अपने हिसाब से। एंड जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो कि सबसे बड़ी, जिसमें बहुत सारी यूनिट्स हैं। फाउंडेशन, जब मेरे टाइम पे 6 यूनिट्स थी, आज मे बी 9 यूनिट्स हो गई हैं जून 2024 के लिए। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखो इसमें आप अगर आपने कंप्लीट कर ली तो आप उसको रिवाइज़ करो। अगर आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं करा तो देखो अभी 1 मंथ बचा आपके एग्ज़ाम को, तो आप इतनी जल्दी कवर अप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप क्या करो, उसको अभी लीव कर दो, छोड़ दो, और बाकी की जो यूनिट्स हैं, बाकी के जो चैप्टर्स हैं उसको अच्छे से करो, उसको बार बार रिवाइज़ करो, उसके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा देखो, आईसीआई के सजेस्टेड आंसर देखो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो। मतलब आप अगर कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसको देख के आप बता पाएँ कि उसमें कौन सा लॉ लग रहा है, कौन सा प्रोविज़न लग रहा है, एंड उसको सोच के आप कंक्लूज़न भी निकाल पाए। तो आप अगर कॉन्फिडेंस अपना लेवल अप करना चाहते हैं तो राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो राइटिंग प्रैक्टिस भी करो। और गाइज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए मैं ये कहूँगी कि आप वीडियोस देख के जा सकते हैं, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, और जो कि पूछा भी जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से। तो उसके लिए आप देख लेना कि आपको कैसे करना है वीडियोस के थ्रू, क्योंकि उसको अटेंड करना ज़रूरी होता है। तो उसमें कुछ तो प्रोविज़न आपको लिखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए जिससे कि आप थोड़ा बहुत उसको अटेंड करने के लिए एलिजिबल हो जाओ। मेरी ये रहेगी कि आपको ये सारे पॉइंट्स तो ध्यान रखने ही है, प्लस इसके साथ साथ आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना भी बहुत ज़रूरी है, तो उसका भी ध्यान रखना। वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स जितने भी आते हैं एक ही जगह पे कंपाइल करके वीडियो बना दिया। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, जिससे कि उनको भी हेल्प मिले। बेस्ट ऑफ लक जिनका भी एग्ज़ाम जून 2024 में है। एंड ये वीडियो सबके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन, जो डाउट्स हमारे मन में आते हैं वो मैंने कवर अप करे हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। और मैंने अपने कुछ नोट्स अपलोड करे थे टेलीग्राम चैनल पे, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय।